Yes, hello students. So now मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या अभी तक किया है। लास्ट फोर लेक्चर वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सब स्पेस, वेक्टर स्पेस, linearly dependent set, independent set, basis and dimension, right? And also we have discussed the concept of subspace. मैंने 4-5 टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ अभी तक लास्ट फोर लेक्चर्स। अब बचा क्या है? ओके, अब बची हैं प्रॉब्लम्स। क्या बचे हैं? प्रॉब्लम्स, राइट। अब हम क्या करेंगे, आपको उस चैप्टर की सारी प्रॉब्लम करा देंगे अच्छे से क्वालिटी। देखिए प्रॉब्लम्स करना, अगर मैं प्रॉब्लम्स बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं आप जाएंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की वेक्टर स्पेस की बुक लेकर, अलजेब्रा की बुक लेकर के आप उससे प्रैक्टिस करनी, कोई मतलब नहीं है। आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं प्रॉब्लम उसके लेवल की होनी चाहिए। आपको रिवीजन करते समय ये जरूर ध्यान रखना है कि किस लेवल की प्रॉब्लम हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम के पहले सिर्फ प्रॉब्लम फोकस करते हैं, उनको ये भी नहीं पता प्रॉब्लम किस लेवल की है। फॉर एग्जाम्पल आपके सिलेबस में इनवर्स है, सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन है, राइट, मैट्रिक्स का। आप क्या करेंगे, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास 12 में इनवर्स निकालेंगे जाके, सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन वहाँ सॉल्व करेंगे? नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहना है लेकिन लेवल चेंज करना प्रॉब्लम का। मैं यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दूंगा अच्छे से अच्छी, जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ प्रॉब्लम ऐसे बनती हैं एग्जाम में, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम्स। दिस इज द प्रॉब्लम सेशन, राइट। डोंट वरी, आल्सो आई एम गिविंग द कॉन्सेप्ट एज वेल टू मेक यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, राइट। लेते हैं पहला आपके पास प्रॉब्लम नंबर 1। दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक माई वॉल्यूम इज लो, कम वेट अ मिनट, let me increase the volume so that you can understand me better. Okay, volume is how much? 29, 83. Now it's okay. And what about the wait a minute? So that is also low. Let me tell you. Okay. So this is the problem. Let capital V be a vector space of dimension 100. ध्यान समझना, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी है? तो ऐसे लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू 100. This is given us. Net. Let capital A and B are two subspecies of V of dimension 60. जो डायमेंशन A की है वो कितनी है? 60, और डायमेंशन B की कितनी है? 63. देन अब आपको ये निकालना है मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन B क्या 23 होगी कि मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन B 60 होगी, ये सब आपको क्वेश्चन देखना है। हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि मैंने लिखा हुआ है, डायमेंशन ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B की, डायमेंशन ऑफ B की रहेगी, राइट। सो डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन A B लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। सो डायमेंशन ऑफ B गिवन है हमारे पास कितने? 60, रख दी हमने इस फॉर्मूले में। सेकेंड क्या है? डायमेंशन ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन और इक्वल टू 63. दिस इज 63 गिवन अस, so 63. Now we have to choose the common. We are not going to for 63. Why? Because we have to dimension intersection less than or equal to 63 or less than equal to 60. We have to choose the common area. हमें कॉमन लेना है, तो हम किसकी तरफ मूव करेंगे? डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल टू 60 की तरफ, राइट। आप बोलते कि मैक्सिमम कितनी होगी? देखिए इसमें क्या लिखा? डायमेंशन ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन और इक्वल टू 60, लेस देन और इक्वल। सो अगर हमें मैक्सिमम चूज करनी है तो इक्वल पे साइन पे जाएंगे, अगर मिनिमम चूज करनी है तो लेस के साइन पे जाएंगे, तो मैक्सिमम चूज करनी है तो हम इक्वल के साइन पे जाएंगे, तो मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन B क्या होगी? 60 होगी। ऑप्शन कौन सा आ गया? सेकंड से, राइट। और कौन से हम ऑप्शन ले सकते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए ये हमको फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ बी माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मिनिमम डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन बी कितनी होगी। मैक्सिमम तो पता लग गया हमको 60 होगी, मिनिमम कितनी होगी, राइट। सो मिनिमम डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन बी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। क्या करने का, मैक्सिमाइज करने पड़ेगा। आपको पता फुल डायमेंशन ऑफ वी कितने हैं, फुल डायमेंशन ऑफ वी कितना है 100 है। सो ए प्लस बी की जो डायमेंशन होगी वो 100 के अबव नहीं जा सकती है। सो इसकी जो मैक्सिमम होगी वो 100 होगी। तो हम ये ले लेंगे कि मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 100, राइट। फिर मैंने क्या किया, डायमेंशन ऑफ ई की पता है हमको, डायमेंशन ऑफ बी पता है, मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ बी कितना है 100, सो हमने 100 रख दिया। सो मिनिमम डायमेंशन इंटरसेक्शन बी कितना आ गई 23। ओके, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका वहाँ पे सही होगा, राइट। सो यहाँ पे मिनिमम डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन बी 23, ये भी। सो आपके सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम्स में मत जाइए, प्रॉब्लम मेरे बहुत सारी, बस आप समझिए। मैं आपको बिल्कुल जबरदस्त बिल्कुल समझा के जाऊँगा, ट्रांसपेरेंसी, क्लियर कॉन्सेप्ट्स, राइट। क्योंकि आपको 2 महीने के अंदर एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको चीज़ें समझना ही पड़ेगा, राइट। So we have this one. Now there's a problem number 2. This is, first I'm telling you, ये सारी प्रॉब्लम एग्जाम के रिलेवेंट हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम एग्जाम में आई हुई हैं, इसलिए इनको समझना जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में जो प्रॉब्लम बनती है वो नई प्रॉब्लम नहीं बनती हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होंगी लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होंगे, सेम होंगे। बस इसमें एंट्री चेंज करेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रखेंगे, प्रॉब्लम नहीं कर देंगे। लोगों को लगता है प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होती है। आप जो प्रॉब्लम क्वेश्चन पेपर हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, आप जो प्रॉब्लम एग्जाम में आएंगे वो सॉल्व कर लेंगे, राइट। सो नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, लेट कैपिटल बी बी अ 5x4 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज। मीन्स व्हाट रियल एंट्रीज, मतलब जो मैट्रिक्स में नंबर है ना, जो एंट्रीज मैंने ली वो क्या है, रियल नंबर से है। ओके, सच दैट द स्पेस ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम ए इंटू एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू दिस इज गिवन बाई, वो क्या गया, स्पेस ऑफ ऑल। ध्यान समझना, एक्चुअली आपको पढ़ते समय जो भी टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, देन द रैंक ऑफ ए, हमें रैंक ए मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। इसमें क्या लिखा है, स्पेस ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम इज गिवन बाय। सो ये जो दिया गया है ना कर्ली ब्रैकेट में 1 + 2s, 2 + 3s, 3 + 4s, 4 + 5, ये क्या है, स्पेस है। ये क्या है, स्पेस है, राइट। अब जब ये स्पेस है और हमारा सिस्टम कैसा है, सिस्टम लीनियर इक्वेशन कैसा है हमारा, भाई ये हमारा नॉन होमोजीनियस है। क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब आपको बता दूं कि हम फॉर्मूला क्या अभी तक पढ़ रहे थे, आई थिंक 3rd या 4th लेक्चर में बताया था कि हम यूज करते हैं नंबर ऑफ एलाई रिस्ट्रिक्शंस, लेफ्ट डायमेंशन माइनस नंबर ऑफ एलाई रिस्ट्रिक्शन, मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन कितने दिन हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये जो दिया गया है 1 + 2s, 2 + 3s, 3 + 4s, 4 + 5s, ये पता है किससे बन जाएगा, ये 1, से ये सारे कंपोनेंट बन जाएंगे। ये देखिए सारे सोल्यूशन बन जाएंगे, तो ये सारे बन जाएंगे 1, से, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाएंगे। सो तभी हमने लिखा है नंबर ऑफ एलाइड सोल्यूशन कितने लीनियर, 2। देखिए 2 मतलब 1, से ये सारे कंपोनेंट बन जाएंगे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, राइट। तभी इसमें लिखा गया है
हाँ, हो सकता है आपने प्रॉब्लम ये सॉल्व कर लिए होंगे पहले, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा, तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है यहाँ पे। प्रॉब्लम सॉल्व करना दिस इज डिफरेंट थिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट दिस इज डिफरेंट थिंग, राइट। सो लेट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। सो यहाँ देखिए 1, S से सारे कंपोनेंट हम डील कर लें। सो नंबर ऑफ एलाई जो रिस्ट्रिक्शंस आए हैं वो कितना है सोल्यूशन, वो 2 आ गए नंबर ऑफ एलाई सोल्यूशंस। एक 1, S से सारे सोल्यूशन बन जाएंगे, ठीक। अब इन नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, देन नंबर ऑफ एलाई सोल्यूशन पता है कितने होते हैं, ये फार्मूला होता है, पढ़ना है आपको। n-r+1, n-r+1 ये फार्मूला होता है। होमोजीनियस का क्या होता है, n-r होता है। ये भी इनको ध्यान रखना चीज़ों को। सो n-r+1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलाई सोल्यूशंस। ओके। सो अब आपको n कितना दिया गया है, आपको पता है कितने सोल्यूशन है, 4 है। सो 4 आ गया n। ओके। r ये रैंक हमें निकालनी है, r स्टैंड्स फॉर हेयर रैंक +1। नंबर ऑफ एलाई सोल्यूशन आपको पता है 2 मैंने निकाले हैं। अब इनको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3। सो रैंक कितनी आ गई मैट्रिक्स की, 3। सो ये आपको यूज करना है, राइट। सो कैसा लगा, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, वीडियो को 4 बार देखिए, बार बार क्लिक करिए, समझिए चीज़ों को और अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए, राइट। समझ के नोट्स बनाइए, बार बार वीडियो देखेंगे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, बार बार लिखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होंगी, राइट। और हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक वर्ड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू पे अटेंशन माई वर्ड एज वेल आई एम व्हाट आई एम टीचिंग यू हैव टू अटेंड, just pay attention to that, right. So problem number 3 we have here, let capital A be a 4x4 invertible real matrix। क्या है इन्वर्टर, मतलब क्या है, जो A मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट है डज नॉट इक्वल टू 0। इन्वर्टर मतलब होता है नॉन सिंगुलर, राइट। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन केस पढ़ेंगे तो इन्वर्टर का मतलब लीनियर ट्रांस, क्योंकि हर मैट्रिक्स का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्शन होता है, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी, हमें वो चूज करना है ऑप्शन जो नेसेसरी नहीं है, जो जरूरी नहीं कि ऐसा हो, राइट। नॉट नेसेसरी का मतलब क्या है, नॉट ट्रू, नॉट नेसेसरी ट्रू मतलब हमें चूज करना है फॉल्स। हमें यहाँ क्या चूज करना है, नॉट ट्रू, नॉट नेसेसरी ट्रू का मतलब हुआ कि नेसेसरी फॉल्स, जो फॉल्स होना ही चाहिए, राइट। आप सुनो, कह रहा दी रोज ऑफ ए फॉर्म अ बेसिस ऑफ आर। अब देखो बेसिस का मतलब क्या होता है कि सारे जो रो वाइज कॉलम वाइज दिए ना, ये सारे इंडिपेंडेंट होंगे, सारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, राइट। क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टेबल मतलब डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका डज नॉट इक्वल टू 0 डिटरमिनेंट। सो इसके जो बेसिस बनेंगे वो बेसिस ही बनेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट रोज कॉलम सारे होंगे इसके, तो वो बेसिस बनेंगे। और डायमेंशन फाइनाइट है तो बेसिस बन जाएगा। आपको बताया था बेसिस केस में, अगर हमारा कोई सेट है वो एल आई है और उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट है, तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो स्पैन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देयर इज अ थ्योरम। हम एक देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए जबरा कोई भी आप लेंगे, यहाँ पे आपको थ्योरम को रटना नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर यू शुड अप्लाई द थ्योरम कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ थ्योरम्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न, यू आर नॉट गोइंग टू प्रूव द थ्योरम्स, राइट। आपने बीएससी में बहुत थ्योरम प्रूव कर लिए, अब नहीं करना है, अब आपको उनको अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे वो थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो हमारी ए रोज फॉर्म है बेस, हमें फॉल्स यूज करना है, ये ट्रू है तो ये इनकरेक्ट हो गया। फिर नल स्पेस ऑफ ए कंटेंस ओनली द 0 वेक्टर, यस। जब हमारा नल स्पेस का मतलब 0 वेक्टर, और नल स्पेस का मतलब क्या होगा, अगर इन्वर्टिबल होगा, ठीक है, तो हर मैट्रिक्स क्या होता है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है, राइट। अब तो इसका मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल हो गया है, इन्वर्टिबल मतलब क्या हो गया कि 1 1 on 2 हो गया,
आपको पता है कि फाइनाइट डायमेंशन में अगर 1 1 हुआ तो ऑन 2 हो गया, ऑन 2 हो गया 1 1 हो गया, राइट, तो बाइजेक्टिव बन गया, तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो गई। इन दैट केस तो सारी रैंक ही हो गई, है ना। तो अब आप लगाएंगे कौन, रैंक नलिटी थ्योरम। तो नल स्पेस की डायमेंशन कितनी आएगी, 0 आएगी, राइट। सो यहाँ पे जब ऐसा 1 1 2 होता है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या होता है, वहाँ पे जो नल स्पेस होता है वो ओनली 0 वेक्टर को कंटेन करता है, कोई अदर एलिमेंट नहीं आता है। ओके, सो ये भी आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि ये हमारा सही ऑप्शन है, हमें चूज करना है फॉल्स, राइट। अब लिखा है ए हैज 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। क्या, अगर इन्वर्टिबल है तो क्या ये 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू रखेगा, ऐसा कहाँ हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी रह सकता है, सेम भी रह सकता है। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वर्टिबल होती है, लेकिन उसके सारे आइगन वैल्यूज सेम होते हैं, तो हमें फॉल्स यूज करना है ना, तो आपका ये सही हो गया। फिर इमेज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स ऑन R4, ये वैसे तो ट्रू है, लेकिन हमें फॉल्स यूज करना है, तो भी इनकरेक्ट। देखिए इसमें आपको नहीं, हमें क्या करना है, ये बहुत बार हम बार बार बोल रहे हैं आपसे, क्यों करना है, क्योंकि आपको चीज़ अच्छे से समझनी है। देखिए यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत भयंकर रोल था, आप बुक से पढ़ लेना बस, वहाँ तक सो जाना, दैट्स नॉट सफिशिएंट। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द प्रॉब्लम्स एंड बियॉन्ड द बुक टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स। देखिए मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया और रिजल्ट निकाल लिया आपके सामने अच्छे से, राइट, और आपको समझा भी दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ये भी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स में कराने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 4, हाउ मैनी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर है, हाउ मैनी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर है आर देयर मॉडुलो पी फील्ड जेडपी, जेडपी पी, जेडपी क्या होता है, दिस इज अ फील्ड वेयर पी इज द प्राइम नंबर, मस्ट पी प्राइम नंबर होना चाहिए तभी जेडपी फील्ड बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा, ये मैं समझा भी चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, राइट। तो बोले कि जेडपी अगर फाइनाइट फील्ड लेते हैं, अभी तक आपने पढ़ा होगा, तो लास्ट प्रॉब्लम मैंने लिखा था, आई थिंक इसके लास्ट प्रॉब्लम में, कि मैट्रिक्स रियल एंट्रीज, तो जो फील्ड ले रहे थे, जो आप फील्ड ले रहे थे जिससे आपकी एंट्रीज आ रही थी, वो क्या थी, फाइनाइट फील्ड नहीं थी, उसमें इन्फाइनाइट एलिमेंट थे, तो रियल नंबर थी। अब हम ले रहे हैं कि फाइनाइट फील्ड रहे जेडपी। अब इनका ये कहना है कि कितनी ऐसी, अगर मैं जेडपी लेता हूँ और ऑर्डर एन की मैट्रिक्स निकालनी है हमको, जेडपी फील्ड लेनी है, तो कितनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेंगी, हाउ मैनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यू विल बी कंस्ट्रक्टिंग। ये प्रॉब्लम आ चुकी है एग्जाम में, राइट। ये प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम मैं ऐसी करा रहा हूँ जो आने के चांसेस हैं, राइट, वो भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। सो ये प्रॉब्लम उनमें से एक है, राइट। सो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ डिफरेंट रोज वेक्टर्स ऑफ एन टपल्स, डिफरेंट रोज ऑफ ओवर मॉडुलो पी इज इक्वल टू पी रेस्ट पावर एन। कैसे होगा, देखिए सबसे हम अल्फा आई रो लेते हैं, मैं कुछ समझा के जाऊंगा, आई आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ। अल्फा आई मैंने कोई एक रो ले ली, ठीक है। अब इसमें आपके लिए जेड पी में एलिमेंट कितने हैं, पी, एलिमेंट कितने हैं, पी, राइट। तो इसमें क्या हुआ, एलिमेंट पी से लेना है, तो हर एलिमेंट को फिल करने का तरीका कितना हुआ, पी, राइट। इसका और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना एन लेना है, सो सबके तरीके कितने हो गए, पी पी। ऐसा तो है नहीं कि जो एलिमेंट यहाँ फिल कर चुके हो वो यहाँ नहीं करना है आपको रिप्लेस, समझ रहे हैं ना। तो हर एलिमेंट को एन जाएगा, तो पी इंटू पी अप टू एन जाना है, तो पी रेस्ट पावर एन वेज हो जाएंगे। अब समझ में आ गया आपको, ओके। नाउ अब अल्फा 1 करते हैं, अल्फा 1 देखते हैं। जो अल्फा 1 मैंने फर्स्ट रो ली है, हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट रो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रो जीरो नहीं लेते, क्योंकि हम लोग, हमें निकालना क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकालनी है, तो उनमें से कोई रो क्या होना चाहिए,
जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लग रहा है कि फर्स्ट रो जीरो नहीं है हमारी, तो अब हम जीरो हटा दिया, हमारे पास पी एलिमेंट थे, ठीक है, जुड़ा दिया तो कितना बचे, पी माइनस वन बचे, राइट, पी माइनस वन बचे, और उसको फिल करने के तरीके कितने हैं, पी इंटू पी रेस्ट पावर एन, सो दैट वाई हमारे पास कितने बचे, पी रेस्ट पावर एन माइनस वन, क्योंकि हमने जीरो को हटा दिया है। ओके, ये कौन बना, तो पहले रो के चांसेस फिल करने के हुए पी रेस्ट पावर एन माइनस वन। ना समझ में आए कमेंट करिए, मैं फिर समझाऊंगा, अच्छे समझाऊंगा। सेकेंड क्या, अल्फा टू। देखिए अल्फा टू के मतलब क्या है, अल्फा टू अब आपको पता है कि जब नॉन स्केलर मैट्रिक्स लेते हैं या डेटा में कुछ भी लेते हैं, राइट, तो हमारे जो रोज होना चाहिए ना, ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं समझाता हूँ, ये हमने 1 2 ले लिया, तो ये 2 4 लिया, तो ये जो क्या है, R2 रो है, ये R1 है, जो R2 है वो क्या है, R1 की स्केलर मल्टीपल है 2 टाइम्स। यू कैन राइट हेयर R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R1, आप ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो ये कि स्केलर मल्टीपल है ये, और वे भी क्या है, यही बोलें कि इसको ये स्पैनिंग में है, मतलब क्या है, अगर R1 का स्पैन करें, लीनियर स्पैन लें, तो R2 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लीनियर स्पैन का, राइट, अगर R1 का आप लीनियर स्पैन कर रहे हैं तो क्या आएगा, R2 आ जाएगा, उसके लीनियर स्पैन में ही एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हमें और ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हमें नॉन स्केलर मैट्रिक्स लेनी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि हमें नॉन स्केलर लेनी, तभी हम बोल रहे हैं कि अल्फा टू है जो सेकेंड रो है वो डज नॉट इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा वन, अल्फा वन का लीनियर स्पैन नहीं होगा, राइट। तो अब बताइए कितने तरीके बने, पी रेस्ट पावर तो भर ही रहे थे आप, अब ऊपर एलिमेंट कितने थे, पी, उसके लिए इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो पी रेस्ट पावर एन माइनस पी हो गया। इतनी बात समझ में आ गई भाई। ऊपर पहली बात तो पी रेस्ट पावर एन तो हो जाएंगे, इसको भर देंगे आप सेकंड रो को, लेकिन वो लीनियर स्पैन में भी नहीं होना चाहिए, मतलब जो ऊपर पी एलिमेंट लिखे वो नहीं होना चाहिए, सो पी रेस्ट पावर एन माइनस पी। ओके, अब अल्फा थ्री आप कैसे जनरेट करेंगे, तो अब अल्फा थ्री होना तो जीरो तो होना ही नहीं चाहिए, दूसरी अल्फा थ्री होना चाहिए वो अल्फा टू अल्फा वन, है ना। जब अल्फा टू का अल्फा वन का लीनियर स्पैन करें या अल्फा टू का लीनियर स्पैन करें, दोनों को तो अल्फा थ्री नहीं आना चाहिए, तभी अल्फा थ्री डज नॉट इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा वन अल्फा टू, राइट। सो पी रेज पावर एन तो आपके वेज तो बने थे, राइट। अब पी आपको इससे हटाना है, पी इससे दोनों हटाना है, तो क्या हुआ, पी स्क्वायर, तो क्या हुआ, पी स्क्वायर। ओके, अब हम इस कॉन्सेप्ट को, लेट मी जर्नलाइज दिस कॉन्सेप्ट, सो वी हैव अल्फा एन, राइट, सो दिस, ये अल्फा एन किसी प्रीवियस रोज के लीनियर स्पैन में नहीं होने चाहिए। दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझना है, यहाँ रटना नहीं है, राइट, रट के तो कुछ भी नहीं होता है, रट तो कभी सोच भी नहीं सकते आप, इसको कॉन्सेप्ट को समझना है, बार बार मैं आपसे एम्फसाइज कर रहा हूँ ये वर्ड, ये चीज़ें बुक्स में नहीं मिलती हैं, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। मैं आपको इतने अभी तक लीनियर स्पैन आपने डेफिनेशन पढ़ ली, दो एग्जाम्पल देख ली, हाँ ऐसे ऐसे, मतलब यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई, वेयर यू हैव टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, so you should learn first where you have to apply and how to apply. So I'm just going through the concept, I'm going to try to make you understand how to apply this concept here, right. So अल्फा वन ये है ना, वो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री के लीनियर स्पैन में नहीं होगा, ठीक, तो हमने लिखा डज नॉट इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा एन माइनस वन, ठीक। सो आपको पता है, देखिए यहाँ अल्फा टू आ रहा था माइनस पी स्क्वायर आ रहा था, तो अल्फा एन आया तो पी रेज पावर एन माइनस पी रेज पावर एन माइनस वन आ गया। अब क्या करना है, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये क्योंकि ये सब एंड में लगा है, क्योंकि सारी रोज जो है ऐसा तो नहीं और में लगा है, एंड में लगा है, क्या लगा है, एंड में, तो इन सबका मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्योंकि ये सारी क्या दी जा रहा रोज पे मैट्रिक्स। सो देखिए ये, so number of non-singular matrices over the Z field is given by this.
सो आपको ये फार्मूला यूज करना है क्या निकालने के लिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ओवर द जेड फ्री फील्ड इसके ऊपर। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देयर इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस समझ रहे हैं आप लोग, ये चीज़ें अच्छे समझना है। 1-1 करस्पॉन्डेंस मीन बाइजेक्टिव between non-singular matrices of order n over modulo p field whose determinant is 1 2 3 p minus 1। समझ रहे हैं, मतलब आप जेड पी फील्ड ले रहे हैं, ठीक है ना, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हैं, इट्स ओके, आप इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। लेकिन कोई ये पूछता है कि इसका डिटरमिनेंट जो आए, डिटरमिनेंट है ना मैट्रिक्स का ए, वो या तो 1 आए, 2 आए, 3 आए, फील्ड में p माइनस 1 एलिमेंट है, p माइनस 1 तक आ जाए, तब ऐसा क्या होगा, तब फार्मूला क्या होगा, डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 आना चाहिए, डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 आना चाहिए, या p माइनस 1 आना चाहिए, 0 नहीं होगा। सो लेट मी कनेक्ट द चार्जर, वेट अ मिनट। यस, हेयर अगेन। सो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। अब डिटरमिनेंट, कोई कहता है कि आप फील्ड तो वो ले जेड पी ले लीजिए और आपका डिटरमिनेंट 1 आना चाहिए, तो ऐसे कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, डिटरमिनेंट 2 आएगा तो ऐसे कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, p माइनस 1 डिटरमिनेंट, तो ऐसे ही कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, वो आपको देखना है। चलिए बताते हैं। अब देखो, ये आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ भी चुके हैं, राइट। जो हमें पता होता है कि क्या लाना है, उसको हम कहाँ पुट कर देते हैं, डिनोमिनेटर में पुट कर देते हैं। आपने कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा कि जितना पता है कि कोई चीज़ हम जब फिक्स करते हैं, है ना, तो उसको नीचे रख देते हैं, कितने टाइम आ गया, राइट। सो नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ओवर जेड पी फील्ड व्हिच डिटरमिनेंट डज नॉट ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब ए में क्या p माइनस 1 ही होना चाहिए, चांसेस कितने, p माइनस 1 है, क्योंकि अगर जेड पी रखेंगे तो पूरे p एलिमेंट आ जाएंगे और 0 हमको लेना नहीं है, तो p एलिमेंट रखेंगे तो 0 1 2 3 p माइनस 1 तक जाएगा और 0 हमको लेना नहीं है, तो कितने एलिमेंट बचे, p माइनस 1 बचे। क्योंकि हमें 0 क्यों नहीं लेना है, कि हमें क्या निकालना है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकालना है। 0 ले लेंगे तो मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, राइट। सो ये p माइनस 1 आ गया, ओके। सो यहाँ तक समझ में आ गया। सो आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छा सा पढ़ा दिया, ये अभी और है, डोंट वरी, जाइएगा मत करिए, ओके। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रॉब्लम की। सो हाउ मैनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, और 2 की कितनी मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ n दो दी ओवर द Z3, Z3 फील्ड है, p इक्वल टू 3 फील्ड आर देयर व्हिच डिटरमिनेंट इज 1, व्हिच डिटरमिनेंट इज 1। सो आपको बता, देखो Z3 में एलिमेंट कितने आएंगे बेटा, 0 1 2 ये आए, राइट। तो हमारा n कितना हुआ, मैट्रिक्स का ऑर्डर में निकालना है 2, राइट, और p कितना हुआ 3, ओके। अब देखिए ऑर्डर 1 निकालना है, डिटरमिनेंट इज 1, मतलब ये होना चाहिए, और 0 तो कभी लेंगे नहीं, तो कितने हुए, p माइनस 1 दैट इज 2 ही तो हुए। सो वही लिखा है, एज इक्वल टू 0 पे देखो सिंगुलर आ जाएगा, हमने लिख दिया है, एज इक्वल टू 1 2 पे नॉन सिंगुलर आ जाएगा, हमने लिख दिया है। फार्मूला लगा देंगे, p रेस्ट पावर n, राइट, माइनस 1 p रेस्ट पावर n माइनस p, ये आ गया, अपॉन p माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2। सो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 24। सो 24 मैट्रिसेस बनेंगी, ध्यान सुनना, 24 मैट्रिसेस बनेंगी ओवर द फील्ड Z3 जो कि नॉन सिंगुलर होंगी, और उनका डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए, 1 होगा डिटरमिनेंट का, ओके। आप नेक्स्ट, आपको पता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 1 2 डायमेंशन फाइनाइट, तो वो बेसिस भी बनाएंगी, राइट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ मैनी बेसिस ऑफ ZP ओवर ZP इज देयर, हाउ मैनी बेसिस नाउ। सो ये बताया आपको, क्या बताया था कि अब आपको जो ZP ओवर ZP ले रहे हैं, ऑर्डर फील्ड दोनों को सेम कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या चाहिए कि नंबर ऑफ बेसिस ओवर ZP p माइनस 1। अब आप क्यों कह रहे हैं सर p माइनस क्यों हो गया,
क्योंकि आपको पता है हमें नॉन सिंगुलर लेना है और जेड में जो एलिमेंट होंगे 0 1 2 3 p-1 तक होंगे और 0 हमको लेना नहीं है, क्यों 0 हमें सिंगुलर ट्री दे देगा। हमें नॉन सिंगुलर चूज करना है तो बेसिस नंबर ऑफ बेसिस कितने हुए p-1 होंगे, राइट। अब बेसिस तो हो गए ये p-1। अगर आपसे कोई और पूछे सर डायमेंशन कितनी होगी तो हम डायमेंशन ला देंगे, तो आपको पता है डायमेंशन 1 होगी। तो देखो बेसिस का 1 आया, इसमें इसमें एक ही एलिमेंट है ना, डायमेंशन बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है डायमेंशन। ये सारी बेसिस हैं, कितनी p-1 बेसिस हैं, इनमें एलिमेंट कितना है एक, तो डायमेंशन कितनी हुई 1। और ये एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास फील्ड ओवर फील्ड ले रहे हैं, वेक्टर स्पेस, ये भी वेक्टर स्पेस एफ है, फील्ड है, दोनों को सेम है, तो इसकी डायमेंशन हमेशा क्या होती है 1 होती है, ऑलवेज 1। विदाउट थिंकिंग, विदाउट हेजिटेशन यू कैन पुट 1, राइट। तो कैसा लगा, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, प्रॉब्लम नंबर 7। कंसीडर द वेक्टर स्पेस P सब x में 20 ओवर R, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस। मैंने सब स्पेस कंप्लीट किया हुआ है कॉन्सेप्ट के साथ में, अब उसकी प्रॉब्लम करा रहा हूँ, राइट। 1 2 3 लेक्चर में प्रॉब्लम करा दूंगा, सारी प्रॉब्लम जितनी आएंगी, फिर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करूँगा, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 या 2 दिन उसका कॉन्सेप्ट कराऊंगा, साथ में प्रॉब्लम कराऊंगा, तो हो जाएगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर मैं समझा दूँ क्या करना है मुझे, ठीक है, ध्यान समझना। वेक्टर स्पेस सब स्पेस हो जाएगा आपका, फिर इसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इसके बाद आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आएगा, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा, फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस आएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम के साथ मैं समझाता ले चलूँगा आपको। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, राइट। इसके बाद क्या मॉडल ऑब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, फिर रियल एनालिसिस, सब पढ़ा दूंगा, राइट। ओके, सो अब व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस। सब स्पेस ये दे दिया गया है, इसमें क्या है कि ऐसी पॉलिनोमियल है p ऑफ x जिनका डेरिवेटिव एट x पे कितना है 0 है, p डैश मतलब डेरिवेटिव एट x। अब p20 क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ऑफ डिग्री कितनी है इसकी 20 डिग्री है, ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है, वेक्टर स्पेस है ओवर द R, मतलब जो कोफिशिएंट लेंगे वो कहाँ है सेट ऑफ रियल नंबर से कोफिशिएंट है, ठीक। अब R से लेना है आपको, और डिग्री पॉलिनोमियल कितनी है 20, तो आपको पता होना चाहिए 20 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कितना हुआ, कितना हुआ 21। ये ध्यान रखना कैसे होता है, 21 आया कहाँ से, देखो मैं बताता हूँ। ये px पॉलिनोमियल है, डायमेंशन ऑफ p20 r इक्वल 21 हमने लिख दिया, राइट। अब ये आया कहाँ से मैं समझाता हूँ। px हमने पॉलिनोमियल ली a0 a1 a2 an x। अब डायमेंशन क्या होता है, जितना इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट आप चूज कर सकते हैं, राइट। तो आपको पता कितने कोफिशिएंट है यहाँ, a0 से स्टार्ट करना बेटा, 0 से लेके n तक कितना है n+1 कोफिशिएंट है, ये हम इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हैं। तो डायमेंशन जब पॉलिनोमियल में n डायमेंशन की है तो पॉलिनोमियल की डिग्री n है, तो डायमेंशन कितनी है n+1। जब पॉलिनोमियल की डिग्री n है स्मॉल n, तो डायमेंशन कितनी है n+1। हमारे पास प्रेजेंट टाइम में जो प्रॉब्लम है वहाँ की डिग्री पॉलिनोमियल की कितनी है 20, तो डायमेंशन कितनी हुई 21, राइट। ओके, चलिए आप प्रॉब्लम करते हैं। सो px हमने जनरल ले लिया, ओके। आप डेरिवेटिव लीजिए p डैश, आप लिया a1 2 a2 ऐसे a3 a3 6 ले लिया, करता है। अब क्या करेंगे हम, देखें ai इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 8। कैसे, आप क्या करोगे ध्यान समझना, इनको सबको ऐसे लिखोगे, ये लिखा, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो बेटा a1, राइट, a1, ओके, एंड प्लस 2a2x लिखा है यहाँ पे, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे ऐसे
सब में। और आपको क्या करना है कि कॉफिशिएंट, जो कॉफिशिएंट होंगे ना, उनको एक कॉफिशिएंट जो x होगा, एक्स स्क्वायर होगा, इन सबको जीरो करके पॉलिनोमियल बनानी है, राइट। सो अब हमें जो हम निकालेंगे, राइट, तो सारा a1 a2 a3 की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। मैं नहीं समझ में आया, मैं समझा देता हूँ कहीं पे। ओके, चलिए समझा देते हैं, राइट। करना क्या, जो भी आपका आई थिंक a1 आया था, लेकिन हाँ a1 आया था, कलर चेंज करते हैं और अच्छा रहेगा। 2a2 आया था ना, x आया था, आई थिंक 3a3 स्क्वायर आया था, ये आया होगा। चलिए जो भी आता है ऐसे करते हैं, ऐसे आया, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, a1 किया, राइट, और हम क्या करें, इनटू क्या करेंगे, प्लस करेंगे, राइट। और दूसरा 2a2x आया ना, सो a2 रखेंगे, और यहाँ जीरो रख देंगे, यहाँ जीरो रख देंगे, और यहाँ x रख देंगे, यहाँ x स्क्वायर रख देंगे, और यहाँ जीरो x क्यूब कर देंगे। अब क्या करेंगे, सबके कॉफिशिएंट हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, सबके कॉफिशिएंट इक्वेट करेंगे। जब आप कॉफिशिएंट इक्वेट करेंगे, सो a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू a4 इक्वल टू, सब की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। अब प्रीवियस दिखाते हैं तुमको, देखिए ये आया, राइट। अब आप इसको इक्वेट जीरो कर दोगे, राइट। अब आपको पता है ना, तो x का कोई कॉफिशिएंट है, जीरो करने पे एक्स स्क्वायर का सारे कॉफिशिएंट क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो जीरो, सारी वैल्यू आपको जीरो देगा। जब सारी वैल्यू जीरो देगा तो a1 भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि a1 में तो कोई कॉफिशिएंट है नहीं, तो a1 लास्ट में जीरो होगा आपका। जब a2 जीरो हो गया, a3 जीरो हो गया, an जीरो हो गया, तो बचा गया a1 इक्वल टू, क्योंकि a1 नॉन जीरो, a1 के साथ कोई x नहीं है, तो आप x की पावर के साथ इक्वेट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो a1 आपका बाद में जीरो होगा, ओके। अब ये सारे कॉफिशिएंट जीरो हो गए, तभी ये लिखा है ai इक्वल टू जीरो फॉर ऑल है। अब जब a1 a2 a सारे जीरो हो गए, तो ये पॉलिनोमियल थी px, उसमें बचा क्या, सिर्फ a नॉट बचा, एक ही बचा ना, तभी लिखा है कि डायमेंशन ऑफ w इक्वल टू 1। समझ में आ गया, ओके। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। नाउ कंसीडर द वेक्टर स्पेस P20R, मतलब ये पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस ऐसा है जिसमें पॉलिनोमियल है, कितनी डिग्री की है, 20 डिग्री पॉलिनोमियल है। देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस, सब स्पेस क्या है, px पॉलिनोमियल है, जो कि एनलेट हो रही है, मतलब वेनिस हो रही है, कहाँ पर, 1 पे 2 पे 3 पे, 3 पॉइंट्स वेयर द गिवन पॉलिनोमियल इज वेनिसिंग, राइट, उस पर जीरो हो रही है। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। सो डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस इज 21। हाउ, आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड, राइट। मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे, क्योंकि यहाँ जो पॉलिनोमियल है वो 20 डिग्री की है, तो डायमेंशन, अगर आपके पास पॉलिनोमियल n डिग्री की है, डायमेंशन कितनी है, n+1, एक ज़्यादा होती है, तो इसी कॉन्सेप्ट से 21 आ गया। px हमने जनरल ऐसे पॉलिनोमियल लिख दिया। तो हम करते क्या, सिंपल फार्मूला हम यूज करते हैं, डायमेंशन ओरिजिनल दैट वी हैव माइनस नंबर ऑफ एलाई रिस्ट्रिक्शंस, एलाई इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन, कितने रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, P1 पे 0, P2 पे 0, P3 पे 0, 3 रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। डायमेंशन 21, रिस्ट्रिक्शन 3, कितने आए, डायमेंशन कितनी आई, 80। सो W की डायमेंशन कितनी आई, 80, राइट। सो वेरी सिंपल, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कंसीडर अ वेक्टर स्पेस, दो बार लिख चुका है, कोई बात। कंसीडर अ वेक्टर स्पेस P, पॉलिनोमियल कितने डिग्री की है, 10 डिग्री की, ओवर आर, मतलब कॉफिशिएंट किससे लेने हैं, रियल नंबर से, एंड इट्स सब स्पेसेस देन W1 जो हमने सब स्पेस बनाया है वो px पॉलिनोमियल ऐसी हैं जो कहाँ पे 1 2 4 6 8 पे
वैनिश हो रही हैं, मतलब जीरो हो रही हैं। W2 हमने प्रॉब्लम बनाया सब स्पेस Px जो कहाँ पे वैनिश हो रही हैं 2, 3, 6, 9 पे वैनिश हो रही हैं, राइट। अब हमें क्या निकालना है, देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 निकालना है, राइट। ओके, सो वही फॉर्मूला आएंगे, डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू पॉलिनोमियल की पहले पॉलिनोम रख दो कितनी 10 डिग्री पॉलिनोमियल है, डायमेंशन कितनी होगी n+1 दैट इज 11 माइनस नंबर ऑफ एलाइ रिस्ट्रिक्शन कितनी है W1 में देखिए 2, 3, 5, सो 5 कितनी है डायमेंशन W1 6। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ W2 देखिए 11 माइनस नंबर ऑफ एलाइ रिस्ट्रिक्शन कितने हैं 4, देख लीजिए 2, 3, 6, 9 पे वैनिश हो रही है, सो 11 माइनस 4 दैट इज 7। सो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितना आया 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। अब आपको ये समझ में आ रहा कि सर ये कैसे हो गया, राइट। W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होता है, आप देखिए क्या साथ हैं यहाँ पे, आप देखिए कॉमन देखिए P1 नहीं लेंगे, P2 लेंगे, P3 लेंगे, P4 लेंगे, P6 लेंगे, राइट, फिर P8 लाइन लेंगे, ओके। हमें सारे कॉमन लेना है, ओके। सो डायमेंशन आपको भी पता होना चाहिए कि डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 की कितना आएगी 4, ये आ गया। अब डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की कितना है, फार्मूला लगा दो, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस डायमेंशन इंटरसेक्शन W2, सो 6 प्लस 7 माइनस 4 इक्वल टू 9। इतनी बात समझ में आ गया आपको कि नहीं, बताइए। सो ये बात बिल्कुल सिंपल है आपकी, नंबर ऑफ एलाइ रिस्ट्रिक्शन ये हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, आई थिंक ओके नो प्रॉब्लम। So thank you all of you. Will be meeting you with the next lecture. Till then, bye bye. Have a good day and God bless you all. आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।